बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, आज फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से हम बड़ी डिटेल गुफ्तगू करने जा रहे हैं और ख़ास तौर पर फ़ॉरेन पॉलिसी का इम्पैक्ट आपने देखा होगा, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और भारत की जो हालिया जंग रही थी, जिसके बाद हमने फ़ॉरेन सतह पर इस केस को जो है वो बहुत अच्छे से लड़ा है। पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस को कम करने के लिए भारत ने बड़ी दफ़ा बहुत सी कोशिशें की और एक दफ़ा आपको एक बयान भी सुनाई दिया था कि पाकिस्तान इज़ इर्रेलेवेंट, जो कि भारत उस वक्त मौक़िफ़ रखता था। लेकिन पाकिस्तान ने थ्रू दिस फॉरेन पॉलिसी अपनी उस वर्थ को भी इम्पॉर्टेंट रखा है और पाकिस्तान आगे प्रोग्रेस भी करता रहा है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी से एक अच्छा ग्लोबल इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर और बेहतर तरीके से भी कर सकता है। आज हम इसी चीज़ पर बात करेंगे कि क्या खूबियाँ हैं हमारे फॉरेन पॉलिसी के अंदर, हमारी खारजा पॉलिसी के अंदर, और क्या खामियाँ हैं। और फिर जब बात होती है तो एक लफ्ज़ हम सुनते हैं कि कौन किस ब्लॉक का हिस्सा है। अगर पाकिस्तान के माजी में देखें, इस वक्त मौजूदा दौर के अंदर दो ही ब्लॉक्स हमें नज़र आते हैं, अमेरिका और चाइना के साथ आपको रशिया नज़र आता है और अमेरिका के साथ दीगर यूरोपीय ममालिक आपको नज़र आते हैं। तो माजी के अंदर पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं रहा, पाकिस्तान का झुकाव एक साइड पर रहा है। लेकिन उस माजी की चीज़ों से सीखते हुए पाकिस्तान ने गुज़िश्ता दिनों के अंदर या हालिया दौर की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान एक न्यूट्रल वे से जो है वो अपने आप को आगे लेकर चल रहा है। क्योंकि चाइना जब पाकिस्तान को या चाइना वाला ब्लॉक पाकिस्तान को देखता है तो उसको नज़र आता है, ट्रेड नज़र आती है जो पूरी इस खित्ते को जो है वो कनेक्ट करती है। लेकिन जब अमेरिकन ब्लॉक से हमें देखा जाता है तो उसको एक साइड पे अफ़गानिस्तान, एक साइड पे इंडिया, चाइना और ईरान नज़र आता है, जो कि उसके लिए तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और इंडिया ने बहुत कोशिश की कि वो इस इंपॉर्टेंस को कम कर सके और अपने आप को उस इंपॉर्टेंस के अंदर ला सके कि आई एम द वन जिस पर ज़्यादा भरोसा किया जाए उस अमेरिकन ब्लॉक की तरफ से। लेकिन अब तक वो इस चीज़ को जो है वो कायल नहीं कर पाया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जिस तरह हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, मार्को रूबियो साहब से उनकी मुलाकात होती है, दो तरफ़ा अमूर पर बात होती है, और इसी तरह उसी मौके पर हमारे फील्ड मार्शल साहब चाइना में मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ़ अमूर पर मुख्तलिफ़ लोगों से उनकी बातचीत भी हो रही होती है और मुलाकातें भी हो रही होती हैं। और जब फील्ड मार्शल साहब इससे कबल जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको लंच पर ज़ुराने पर बुलाया था तो उस वक्त भी हमारा एक वफ़द चाइना के अंदर मौजूद था। तो इसलिए हम इस रीजन के अंदर अपनी प्रोग्रेस को देख रहे हैं और अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं। तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं नजम साहब, ज़फ़र इलाही साहब और पीजे मीर साहब। और सबसे पहले अगर हम जिक्र कर लें कल की मुलाकात का, जो कि मुलाकात हुई थी हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब की मार्को रूबियो साहब के साथ, तो वो मुलाकात तकरीबन 8 बजे के करीब होती है और तकरीबन 7:30 बजे इसी प्लेटफॉर्म से हमारे तज्ज़ियाकारों ने उस मुलाकात के हवाले से और हमारे फ़ॉरेन अफेयर्स के हवाले से वो तमाम तफसीलात अपने नाज़रीन तक पहुँचाई थी कि इस मुलाकात में मुमकिना तौर पर क्या बातचीत होगी, और हूबहू वही बात हुई थी। तो ये भी हमारी इस प्लेटफॉर्म की और इस प्रोग्राम की एक कामयाबी है कि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करके आपके सामने लेकर आते हैं। नजम साकिब साहब, जो मौजू आज जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं वो खारजा पॉलिसी है। तो बुनियादी सवाल, सबसे पहली चीज़ ये है कि फ्रॉम डिकेड्स हम किस फॉरेन पॉलिसी के अंदर अब मौजूद हैं और मौजूदा पाकिस्तान की ये खारजा पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी क्या है? देखिए ज़ौक़, आपका ये प्रोग्राम जो है वो ना सिर्फ़ आपके नाज़रीन जो हैं पाकिस्तान में हर शोबा है ज़िंदगी से उनका ताल्लुक़ है, फिर आपका ये प्रोग्राम जो है 92 बाहर भी, मुल्क से बाहर भी देखा जाता है कई ममालिक में। अब उसमें यह भी हो सकता है कि कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स हैं, कुछ CSS के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर पे ये है कि इस पूरे हमारे पैनल की इस डिस्कशन को ज़रा गौर से देखिएगा, सुनिएगा। हो सकता है कि कोई एक दो पॉइंट आपको नए मिलें फ़ॉरेन पॉलिसी के लिहाज से, और चूँकि इंटरनेशनल रिलेशंस में फ़ॉरेन पॉलिसी एक अहम जुज़्व होता है, लिहाजा ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, पॉलिटिकल साइंस के, देखिए सबसे पहले ये देखते हैं कि फ़ॉरेन पॉलिसी क्या नहीं होती। फ़ॉरेन पॉलिसी कोई किताब नहीं होती कि आपने किसी एक मुल्क ने जो है वो बैठ गए
उनके 4-5 जगादरी किस्म के दानिश्वर या सियासतदान या ब्यूरोक्रेट्स, और उन्होंने एक ही दफ़ा लिख दी कि ये होगी फॉरेन पॉलिसी हमारी। ये किताब नहीं होती। पाकिस्तान की तारीख़ में 2022 में एक कोशिश की गई और पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आती है पाकिस्तान में। उसमें एक ख़ास चैप्टर जो है वो पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के लिए रखा जाता है। अब उसके बाद उस 2022 की पॉलिसी के साथ क्या हुआ हमें नहीं मालूम, हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि हर 2 साल बाद रिव्यू होगा। तो सबसे पहला एलिमेंट ये निकला कि फॉरेन पॉलिसी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि आप उसको एक दफ़ा लिख दें कि भाई हमारा मुल्क इस तरह से इस डायरेक्शन में ही चलता रहेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हालात बदलते रहते हैं। अब मसलन अगर 197 से ज़्यादा ममालिक हैं तो किस मुल्क में किस वक्त क्या होने वाला है, कौन से ब्लॉक्स बन रहे हैं, कौन से टूट रहे हैं, पाकिस्तान में किस किस्म की लीडरशिप है, पाकिस्तान में किस किस्म के इकनॉमिक हालात हैं, ये सारी की सारी सूरत हाल चूँकि एक बंद कमरे में बैठ के कोई नहीं सोच सकता, लिहाजा इसको ये हम कह ही नहीं सकते कि फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो कोई किताब है। दूसरी बात जो है वो बड़ी अहम ये है, इससे पहले कि क्विकली आपको बताऊं कि कौन सी चीज़ें डिटरमिन करती हैं किसी मुल्क की कि फॉरेन पॉलिसी जो है उसकी कैसी होगी। हमारे यहाँ पिछले कुछ बरसों में ये बात आया जी पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, आज़ादाना खारजा पॉलिसी होनी चाहिए, और उस पर लोगों ने बड़ी धमालें डाली कि जी हमने तो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, हम कोई ग़ुलाम हैं, और उसके बाद जो है हम अपनी मर्ज़ी से उस दिन मॉस्को पहुंच गए जिस दिन के रूस ने हमला करना था यूक्रेन पे, या हम यानी पहुंच गए हम ये विंटर ओलंपिक्स में जो चाइना में हो रहे थे, जबकि पूरे यानी यूरोप ने और अमेरिका ने किया हुआ था, इसलिए कि हम इंडिपेंडेंट हैं। कोई दुनिया का मुल्क ये नहीं कह सकता कि उसकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, लेट अलोन के पाकिस्तान जैसा मुल्क। अब अगर अमेरिका को आप ले लीजिए तो देखिएगा कि अमेरिका जो है वो अगर हर बात इजराइल की मान रहा है, जो इजराइल कहता है मिनोअन मानता है और डिटो करता है वही जो कि इजराइल चाहता है, तो क्या उसकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है? क्या उसकी खारजा पॉलिसी जो है वो हम कह सकेंगे कि इंडिपेंडेंट है? या हम कहते हैं कि जी रूस ने यूक्रेन पे हमला किया और सारे यूरोप ने अमेरिकन लाइन को टो किया, वही किया जो कि अमेरिका कर रहा था, तो क्या हम ये कहेंगे कि फ्रांस की और जर्मनी की कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है? तो इसके बारे में ये है क्विकली कि फॉरेन पॉलिसी इंटरडिपेंडेंस का नाम है। हर मुल्क दूसरे, एक ने तेल खरीदना है, एक ने बेचना है, एक ने असला बेचना है, दूसरे ने खरीदना है, ट्रेड होनी है, इकोनॉमिक रिलेशंस है, इन्वेस्टमेंट होनी है, एक ने करनी है, दूसरे के मुल्क में होनी है, लिहाजा इंटरडिपेंडेंस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो सारा पैनल है, एक चीज यहाँ पे आपने कहा कि इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट भी तो नहीं हो सकती, जो माजी में हम देख चुके। बिल्कुल ठीक बात है, और उसको समझने के लिए कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट क्यों है खासतौर पे पाकिस्तान जैसे ममालिक, उसके लिए आपको जानना जरूरी है कि फॉरेन पॉलिसी किसी भी मुल्क की डिटरमिन कौन करता है। सबसे पहले आता है कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन, माशी सूरत हाल क्या है। अच्छा, उसमें अगर हम देखें कि जापान की तो माशी सूरत हाल बड़ी अच्छी है, तो क्या उसकी मजबूत पॉलिसी है? नहीं। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि अमेरिका बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन 2 ट्रिलियन तो उसने सिर्फ डॉलर जो है वो जापान और चाइना के देने हैं। तो उसमें फिर आता है कि मुआशी तौर पे भी, मिलिटरीली भी आपको स्ट्रांग होना है, और फिर ये देखा जाता है कि किसी एक ख़ास वक्त में आपके मुल्क में लीडरशिप किस किस्म की है। अगर मलेशिया में महातीर मोहम्मद आता है तो मलेशिया पाँव पे खड़ा हो जाता है। अगर साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला आता है तो वो अपने लोगों को आज़ाद करा लेता है। कमाल अतातुर्क आता है तो एक अजीब यानी मार्का हो जाता है। मेरे कायद आते हैं तो एक नया मुल्क बन जाता है। तो लीडरशिप कैसी है? फिर ये कि आपके अवाम का रिस्पांस कैसा है, उसमें स्किल्ड लेबर कितनी है। मिसाल के तौर पे माओ ज़ेडोंग जो है, या आपका जो यानी ये जो आपका था डेंग ज़ियाओपिंग जो था, ये खाली तो चाइना को चेंज नहीं कर सकते थे। तो अवाम का रिस्पांस क्या आता है? सबसे बढ़ के एक और बड़ा एलिमेंट है और वो है ज्योग्राफी।
मिसाल के तौर पे पीजे मीर साहब और मैं अगर पाकिस्तान में ना होते, ट्रिनिडाड टोबैगो में पैदा हुए होते, गयाना में होते, तो इस वक्त हम क्रिकेट खेल रहे होते, पानी होता और हमने निकरें पहनी होती और हम क्रिकेट खेल रहे होते। वहाँ ना कोई अफगानिस्तान है ना ही इंडिया है, तो ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एलिमेंट होता है। अब ये जो 4-5 मैंने बताया ना, ये नहीं है, आइडियोलॉजी भी होती है। ठीक है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान एक यानी इस्लाम के नाम पे बना। हमारे हमसाए में अफगानिस्तान में जो तालिबान हैं, उनकी बेसिक चीज़ ही है कि आइडियोलॉजी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं। क्विकली अब आखिरी बात करूंगा क्योंकि हमारा सारा पैनल मौजूद है, आप उनसे यानी पूछिए कि बाकी आपके जो सवालात हैं अमेरिका के बारे में, चाइना के बारे में। फॉरेन पॉलिसी को जब आप बना लेते हैं तो उसको हर लम्हे चेंज होना होता है। मिसाल के तौर पे कल के दुश्मन आज के दोस्त हो सकते हैं, आज के दोस्त कल के दुश्मन हो सकते हैं, और उसमें जब देखा जाता है कुछ परमानेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे चाइना आपका शुरू से लेके अब तक एक परमानेंट दोस्त है, लेकिन ये कहना कि वो क़यामत के दिन तक आपके साथ रहेगा, मुझे इस पे थोड़ा सा इख्तिलाफ होगा। उसमें क्या चीज़ होती है, और ये इस वक्त की आखिरी बात है, किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी में बुनियादी एलिमेंट होता है उस मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट। ठीक, आपका नेशनल इंटरेस्ट जो है वो एक ही रहता है और उसी को ही आपने प्रमोट करना होता है, प्रोजेक्ट करना होता है। कोई मुल्क आपके नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है तो आप उसके खिलाफ हो जाते हैं, उसके हक में जाता है तो आप उसके हक में हो जाते हैं। तो चलिए बाकी यानी पैनलिस्ट से पूछते हैं जो भी आपके पास सवालात हैं। हिलाली साहब, एक चीज़ तो ये कि आपके नज़दीक खारजा पॉलिसी क्विकली अगर आप उस पर कमेंट करना चाहें क्या होती है। दूसरा, ख़ास तौर पर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का अगर एक वक्त अमेरिका जाता है तो एक उस लेवल का है, उससे बड़ा वक्त चाइना में भी मौजूद होता है, और अगर चाइना जाता है तो अमेरिका में मौजूद होता है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान दोनों तरफ से अपने आप को बैलेंस कर रहा है और अपने मफादात को बेहतर तरीके से अचीव कर रहा है? जी हाँ, साकिब ने सही कहा कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं वो काउंट करते हैं, लीडरशिप, इकॉनमी, ये सब। और पाकिस्तान की जो पॉलिसी शुरू से ये रहा है कि हमारा मेजर कंसर्न होता था सिक्योरिटी। तो लिहाजा जब आप किसी के हमसाया होते हैं और वो मुल्क के बहुत बड़ा है आपसे और साथ साथ आपका दुश्मन है, और साथ साथ आपको पता चलता है कि वो हर चीज़ करेगा कि आपके इंडिपेंडेंस को, फ्रीडम को स्नफ आउट करें, तो फिर आपकी पॉलिसीज़ भी इन अ सेंस वो ही बनाते हैं। अगर पहले दिन से अगर हिंदुस्तान हमारे साथ वो रवैया नहीं रखता जो रखा, तो क्या पता हम उनके साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती हमारी हो सकती थी और अमेरिका और इधर उधर जाने के लिए इतनी ज़रूरत नहीं होती है। अमेरिका जाने के लिए और फैक्टर्स होते, विच वॉज द रीज़न। तो ये है हम, आई मीन बिल्कुल सही कहा उसने कि यू हैव जियो पोलिटिकल लोकेशन, जियो स्ट्रेटिजिक फैक्टर्स, और एंड ये बात बड़ी ज़बरदस्त बात थी हमारे में। देखिए, जब आप सोचिए 1962 में चीन और इंडिया का जंग हुआ, और चीन जो था वो सोचता था, एंड व्हाई नॉट, कि भाई ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में 19-20 का फ़र्क है, इन्होंने हमें बहुत तकलीफ़ दी थी हमारी बाउंड्री को डिफाइन, डिलिमिट करने के लिए, तो पाकिस्तान भी यही करेगा। ये दोनों बाबू हैं, ये सब पुराने नक्शे वक्शे ला के ये सब चीज़ कर लेंगे। मगर हमने क्या किया, जब हम उनके साथ बैठे और उन्होंने कोई सू डिनेस्टी और वू डिनेस्टी और इधर उधर से मैप लाए, और हम भी मैकमान और पता नहीं कौन सा गोरा किधर गया था, उधर के भी वो सब मैप्स इकट्ठे करते रहे और हमने सामने रखा। तो चीनी जो लीडर था डेलीगेशन का, वो कहने लगा कि हमारे पास एनक्लेव्स हैं। इन अदर वर्ड्स, हम मानते हैं कि जो एक आइलैंड है हमारा जिस पे चीन का दबाव था और चीन का था, मगर इट वाज लोकेटेड विद इन पाकिस्तान, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी। तो अब
वो हमारा था, मगर ये एनक्लेव जो था एक आइलैंड के जजीरे के तरह समंदर के बीच में, समंदर जिसका भी हो, आइलैंड हमारा है जी। तो इसका उन्होंने सोचा कि अब हम तो प्रूफ ला सकते हैं कि ये था चाइनीज के पास, मगर हम कैसे इनको परसुएड करें कि उस चीज को एक्सेस करने के लिए, पहुंचने के लिए हमें पाकिस्तानी टेरिटरी के थ्रू जाना पड़ेगा। और पाकिस्तान को अगर एनक्लेव्स उनके जो हैं विद इन चाइना, तो वो भी हमारे परमिशन के बगैर उधर नहीं पहुंचते हैं। उस वक्त जो लीडर था पाकिस्तान का डेलीगेशन का, एक थे नूर खान और दूसरे थे आगा शाही। इन लोग दे वर नॉट लीडिंग, दे पॉलिटिशियंस नहीं थे, ये सिविल सर्वेंट्स थे और सर्विसमैन थे, और ये गए थे टू ब्रेक द आइस, टू फाइंड आउट कि हिंदुस्तान के साथ इनका इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि इन्वेजन हो गया, हिंदुस्तान का जंग हो गया, क्या हमारे साथ भी ऐसा होगा? तो जब उन्होंने कहा ये एनक्लेव है, तो हमारे लीडर्स, जो हमारे डेलीगेशन के लीडर थे, उन्होंने कहा कि ये जो टेरिटरी आपकी है, दिस मेक्स नो सेंस। व्हाट डू यू मीन यू हैव एन एनक्लेव? टू रीच द एनक्लेव यू हैव टू गो थ्रू पाकिस्तान, एंड इफ पाकिस्तान कहता है कि तुम नहीं जा सकते, दैट मीन्स यू हैव नो क्लेम। नॉट एट ऑल। तो ये कैसे करेंगे? तो पाकिस्तान ने पहल किया, इन लोगों की दे शुड बी थैंक्ड। उन्होंने कहा ये जो टेरिटरी है ये भी आपका है। तो वो चीनी जो था वो माना नहीं, वो कहता है व्हाट आर यू सेइंग, ये तो आपके मैप से आप कह रहे हैं ये आपका है। उन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, क्या फायदा आपको एक एनक्लेव रखने का अगर आप उसको पहुंच नहीं सकते। सो वी टेल यू दिस टेरिटरी टू द एनक्लेव इज योर्स। उसने 2 दफे ट्रांसलेशन मंगवाई उसी चीज की, और जब उसने देखा कि वाकई यार ये तो बड़े प्रैक्टिकल लोग हैं, ये चाहते हैं कि अमन हो, ये चाहते हैं कि जब हम इधर से उठेंगे एक एग्रीमेंट के साथ उठेंगे, जंग के लिए नहीं उठेंगे। तो उन्होंने कहा इन दैट केस जितने आपके इनक्लेव्स हैं, टू रीच द इनक्लेव्स, जितना चाइनीज टेरिटरी है वो भी आपका है। ठीक है। और इस तरीके से दिस वॉज द मूव दैट मेड इट पॉसिबल फॉर पाकिस्तान एंड चाइना टू गेट टुगेदर। नहीं तो हम भी वो लड़ते रहते जैसे आज तक वो लड़ रहे इंडिया। करंट सिचुएशन में हिलाली साहब, करंट सिचुएशन में आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल सूरत हाल है, अमेरिका एक तरफ और चाइना एक तरफ, और फिर जब खित्ते की सूरत हाल में भी इतनी गर्मा गर्मी हो, इतनी हैपनिंग्स हो रही हो? देखिए हमने तो कमाल किया है, ये आपने देखा नहीं है? आज के अखबार देख लें, एक तरफ है मार्को रूबियो के साथ दार, दूसरे तरफ है हमारे फील्ड मार्शल साहब, इनके साथ वैंग यी के साथ जो फॉरेन मिनिस्टर है, और क्या क्या तकरीरें निकल रहे हैं। और क्या कह रहा है मार्को रूबियो? पाकिस्तान्स एवरलास्टिंग सैक्रिफाइस इन द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर एंड टू द कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल एंड रीजनल पीस। रूबियो कह रहा है, उससे बेहतर क्या हो सकता है भाई? उससे बेहतर आपको क्या तारीफ हो सकती है? और वैंग क्या कर रहा है? कमाल है, वैंग ने भी ये कहा कि पाकिस्तान और चाइना विल रिमेन एवरलास्टिंग फ्रेंड्स। अगर आपकी पॉलिसी 77-78 साल के बाद ये नौबत पे आ गई है विद 2 countries which are actually rivals, वो दुश्मन इन अ सेंस राइवल्स हैं, दुश्मन मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मगर चैलेंजिंग ईच अदर, तो उससे बेहतर आपका क्या पोजीशन हो सकता है भाई? एक जमाने में आपको याद नहीं था कि हमारा क्या टेंशन थे अमेरिका के साथ? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी नजम साकी साहब, क्विकली। इससे पहले कि मीर साहब से आप पूछें कोई और सवाल, एक बात बहुत ज़रूरी है जानने की कि पाकिस्तान में ये सवाल बहुत देर से, कुछ 4-6-7 यानी बरस हो गए हैं ये हो रहा है। ख़ास तौर पे जब क्वाड बना था और इंडिया ने उधर जो है वो किया, और फिर साउथ चाइना सी में जो सिचुएशन है, फिर ये जो ट्रेड वॉर यानी चाइना की और यूएसए की शुरू हुई हुई है, और उसमें कई किस्म के मसाइल हमें नज़र आते हैं, एक दूसरे पे वो यानी तनकीद भी करते रहते हैं। तो क्या पाकिस्तान को करना चाहिए, जो आपने असल में सवाल किया था कि हमें कौन सा ब्लॉक ज्वाइन करना है?
सबसे पहले जो इसमें मैं यानी चाहूँगा कि आपके जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में हैं हमारे पाकिस्तानी बहन भाई, उनको पता हो कि यही तो वो चैलेंज होता है जो कि एक डिप्लोमेट या ग्रुप ऑफ डिप्लोमेट्स जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट को गाइड करते हैं। और उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपसे इस वक्त ये पूछ कौन रहा है कि आप चाइना के साथ हैं या अमेरिका के साथ हैं? क्या अमेरिका से कोई डेलीगेशन आया है? क्या चाइना ने आपको पूछा है आके कि जी आप बताएं? तो वो लोग जिनको नहीं पता कि होती क्या है पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस होते क्या हैं, वो इस तरह के सवाल करते हैं। अभी वो ब्रिज आने तो दें। ठीक है, अभी वो ऐसी कोई टेंशन आई नहीं है कि जहां पर हमें वो कोई टेंशन आई नहीं कि हम वो डिफाइन अभी नहीं आई। मीर साहब अभी नहीं आई। मीर साहब, एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ नेशनल इंटरेस्ट। तो इस वक्त पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट क्या है? और फिर बज़ाहिर माजी में हमारा अगर एक साइड पे झुकाव था तो इस वक्त पाकिस्तान, और फिर जिस तरह अभी नजमी साकिब साहब ने भी जिक्र किया कि उस वक्त जब रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई तो उस वक्त पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहाँ पर मौजूद थे, और फिर बाकी भी कुछ एग्जाम्पल्स कोट की गई। तो इस वक्त क्या हम उसी चेन में हैं या हम उस चेन से भी निकल कर एक न्यूट्रल जगह पर हैं? देखो, हम जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है ना, हम देखते हैं कि सुपर पावर्स की क्या फॉरेन पॉलिसी है और हम देखते हैं कि हमने टिल्ट कहाँ करना है। जिस तरह भी रशिया का जिक्र हुआ कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने जब वहाँ आपने देख लिया क्या क्या किया। देखिए, एक 1923 में एक ब्रिटिश अमेरिकन एम्बेसडर था जॉर्ज हावी। तो उससे पूछा गया कि व्हाट इज द नेशनल फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका। उसने कहा देयर इज नो फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका। क्यों? एक, जहां अमेरिका का दाव लगता है वहां वो हावी हो जाता है, जिस तरह साउथ अमेरिकन कंट्रीज के अंदर है। यूरोप के अंदर वो हाथ नहीं मार सका पिछली सेंचुरी में, तो वहां वो बैकफुट पे हो गया। जहां वो हाथ मार सकता है वो कर लेता है। और हमारे जैसे मुल्क जो होते हैं, जिनको मैं सैटेलाइट कहता हूं, हम गिर जाते हैं। और हम क्यों गिरते हैं? हमारी जो फॉरेन पॉलिसी या दुनिया की कोई भी फॉरेन पॉलिसी होती है वो अवाम की मर्जी से बनती है, लोगों की मर्जी से बनती है, क्योंकि उसमें काफी इंटरेस्ट होते हैं, बिजनेस होते हैं, इकोनॉमिक होता है, यू नेम इट, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन हम बिकॉज ऑफ हमारी मैल प्रैक्टिसेस एंड आई डेयर से करप्शन, इसीलिए आपकी फॉरेन पॉलिसी को मैनिपुलेट किया जाता है। आई विल गो टू दैट एक्सटेंट। एक था बाउचर, उससे जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा भाई हमारे लीडर जाते हैं, वो क्या करते हैं वहाँ? वो कहते हैं जी सबसे पहले बातचीत हो के फिर वो पूछते हैं हमारे रिश्तेदारों के वीज़े किस तरह मिलेंगे, ये क्या होगा। ये तो हमारा लेवल है। द क्वेश्चन इज, जब आप एक इंटेग्रिटी के साथ जाते हो, और 3 लोग मैं कहूँगा, बैरिस्टर जिन्ना, बैरिस्टर लियाकत अली खान और बैरिस्टर जफरुल्लाह खान, जो कि जज थे इंटरनेशनल कोर्ट के, दे वर द पीपल जिन्होंने आपकी फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट की थी शुरू के अंदर। और वो क्या थी? with have good relations with India. That was all circling around India. अब dynamics change हो गए। हिलाली साहब ने सही बात की है। अगर हम कार्ड्स अच्छे खेल जाते तो शायद हिंदुस्तान भी हमारा दोस्त होता, या वो खेल जाते हम उनके दोस्त होते। तो फॉरेन पॉलिसी आपकी शिफ्ट करती रहती है, और इस फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आपने अपना इंटरेस्ट को देखना है। हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट है, फ्रेंड फ्रेंड कोई नहीं होता, याद रखना। इंटरेस्ट होते हैं एंड यू वर्क ऑन इंटरेस्ट। तो अब जो आपके इंटरेस्ट हैं वो हर जगह आपने अपने इंटरेस्ट देखने। यू कांट पुट योर इंटरेस्ट इन वन बास्केट, जिस तरह हमने कोशिश की थी, और उसका रिजल्ट भी आपको पता चल गया। आपको कोई तड़ी नहीं लगाएगा, आपको ये नहीं कहेगा हाँ भाई उससे बात ना करो। वो आराम से ऐसा काम कर देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके ऊपर कोई ना चीज हावी हो जाएगी। कोई सैंक्शंस लग जाते हैं, कोई इधर से आप वो प्रेसनर का देख लो, आप कई चीजें आप पे हो जाती हैं। सो इसलिए हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को वो डिवाइस करना है जो कि नंबर 1 कंटिन्यूटी लिहाज के साथ हमारे ये जो सीक्रेट वो एंटिक्वेटेड है, हमारे वो सीक्रेसी लॉज, हमने हर चीज को छुपा के रखा हुआ है। और भाई लोगों को तुम बताओ ताकि रेफरेंस के साथ आप आगे अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक्सपैंड कर सको। हम एक्सपैंड नहीं कर सकते, हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक सोल्यूशन प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और ये आई डोंट थिंक वर्क्स इन फॉर एनी कंट्री टू एक्सप्रेस देयर फॉरेन पॉलिसीज। हमें चाहिए एक्सेस टू रिपोर्ट्स, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। तो जब ये आपको मिलेगी, आपके जो रिसर्चर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे, उनके लिए बड़ा एक आसान हो जाएगा
अपने लिए and to explain it to the other countries, our fellow, let's put it this way, allies or even not allies. अच्छा, तो ये जो चीज़ है मैं समझता हूँ इसमें we need a lot of work अच्छा, doing. चैलेंजेस आपको क्या लगते हैं मीर साहब जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं इस चीज़ में? चैलेंजेस जो है इस वक्त बहुत ज्यादा है. नंबर 1, यूक्रेन वॉर ने आपके डायनामिक्स वर्ल्ड के चेंज कर दिए हैं. उसके बाद आपके फिर ये जो इंटरनेशनल स्कर्मिशेस शुरू हो गए हैं. अब आपने कंबोडिया का देख लिया, यहाँ भी एक स्कर्मिश शुरू हो गई, इजराइल का आपने देख लिया, यमन का आपने देख लिया. ये जो आपके ट्रैवल पॉइंट्स है और कश्मीर एंड पाकिस्तान ऑफ कोर्स ये आप देख रहे हैं. तो हमारे लिए तो पर्टिकुलरली बहुत बड़े चैलेंजेस है. याद रखें हम हमेशा एक पॉन रहे हैं, हमें इस्तेमाल किया है और गंडेरी की तरह चूस के इन्होंने फेंक दिया है. ये हर जगह हुआ है. लेकिन द क्वेश्चन इज हमारे जो चैलेंजेस हैं, वी नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स. और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स उसी वक्त आएंगी कि जब आपके अंदर जो आपने वर्ड चैलेंज यूज किया है, ये चैलेंज वहां अप्लाई होगा कि जब आपकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक कम से कम नेशनल इंटरेस्ट के एक पेज पर खड़ी होंगी. अगर नहीं होंगी, हर गवर्नमेंट विल बी यूज्ड and abused in a way which not even a common man will know. So this is your biggest challenge. Eradicate corruption in the country and solidify your governments, solidify your infrastructure. हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तकड़ा नहीं है. हम वही पुराने इसमें चल रहे हैं. वो जब अंग्रेज आपको मिसट्रस्ट करता था, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, और ये वो जो चीजें लगाई, हमें रिफॉर्म करना है. तो ये जो चैलेंजेस हैं इसके अंदर इसमें समझता हूँ काफी काम करने का इस वक्त. क्विकली नजमुल साकिब साहब, एक लाइन में जो आप ऐड करना चाह रहे हैं. सिर्फ एक सवाल आपके नाजरीन के लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि अगर एक मुल्क जो है वो कर्ज़े में डूबा हुआ है और IMF आके आपकी अदालतों में मुलाकातें कर रहा है और आपके एग्जेक्टिव से मिल रहा है, तो क्या ऐसे मुल्क की खारजा पॉलिसी कोई हो भी सकती है कि नहीं? और अगर हो तो क्या वो कितनी को आज़ाद होगी? ये आप सब लोग इसका जवाब ढूंढिए. राइट, हमारे नाज़रीन जो है वो सोशल मीडिया पर से आगाह करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. हिसाब किताब ला के आवां.